नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आज हम 21 मार्च 2021 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। शिफ्ट 1 का भी और शिफ्ट 2 दोनों पेपर डिस्कस करेंगे। केवल इम्पॉर्टेंट मैथ के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए इम्पॉर्टेंट सवालों को हम डिस्कस करेंगे। और आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट स्पेशल ग्रुप डी और एनटीपीसी टू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है या फिर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को परखने के लिए टाइम मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, एग्जाम से पहले डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगेगा। अभी समय काफ़ी कम है और टेक्स्ट बुक पर यदि अभी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो टीटीजी कूपन कोड यूज करने पर आपको मैक्सिमम 10% यानी 39 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 1 ईयर का टेक्स्ट बुक पास है, जिसमें चाहे आप एससी की तैयारी करते हो, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, अदर जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है, एक ही पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। ये सभी मॉक टेस्ट सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित है। लाखों कैंडिडेट इसका फायदा उठा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर ये ऑफर अवेलेबल है। टीटीजी के कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट लेते हुए इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं इन सभी क्वेश्चंस का क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। जिसके अंदर ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, बहुपद पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसको एक रेखीय समीकरण या लीनियर इक्वेशन से जब विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, ये पूछा गया है। तो इसमें क्या करना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब भी एक बहुपद इक्वेशन को रेखीय समीकरण से जब डिवाइड करते हैं तो आप रेखीय समीकरण से x का मान निकाल लो, जो कि हमारा -5 आ रहा है। अब ये मान हम बहुपद में रख देंगे और जो मान आएगा वही हमारा शेष या शेषफल है। तो ये मान रखो, इसके अंदर कितना आएगा, -125। फिर आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा, उसके बाद में -30 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। x का मान -5 इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया है। अब माइनस माइनस वालों को जब जोड़ते हैं तो -157 आएगा और प्लस आपका 100 है, तो यहाँ से मान आ जाएगा -57, जो कि हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। इसमें एक इक्वेशन दी गई है हमें कि 2430 रुपए की राशि को 3 लोग एबीसी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि उनके हिस्सों में से क्रमशः 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए यदि हम कम कर देते हैं तो बची हुई राशि इस अनुपात में होती है तीनों के पास। तो सी का हिस्सा बताना है कितना है। तो देखो, 3 लोग थे, ए था, एक बी था और एक सी था। बची हुई राशि किस अनुपात में थी, 3:4:5 इस अनुपात में थी। इसको हम 3x 4x 5x कह देते हैं। और कब थी, जब यहाँ से 5 रुपए निकाले जाते हैं तो इसको जोड़ दिया हमने, यहाँ से 10 रुपए निकाले जाते हैं और यहाँ से 15 रुपए निकाले जाते हैं, इनको जोड़ दिया। ये कुल टोटल राशि जो तीनों की है वो 2430 के बराबर है। तो इन सबको आप यदि जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा, एक तो 12x आ जाएगा और 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए को जोड़ते हो तो यहाँ से 30 रुपए आ जाएगा। ये किसके बराबर है, 2430 रुपए के बराबर है। तो 12x बराबर किसके हो जाएगा, 30 को उधर ले जाएंगे, हमारे पास 2400 आ जाएगा, 2400 रुपये आ जाएंगे। तो x का मान यहाँ से 200 रुपये आ जाएगा। x का मान यदि 200 आ गया, अब हमें c का मान निकालना है। c के पास कितनी राशि है, कुल टोटल 5x प्लस 15 रुपये। इस प्रकार से मान रखोगे तो 5 × 200 प्लस 15 ये हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1000 तो ये आ चुका है और 15 ये आ चुका है। तो ये आपका 1015 हो जाएगा, 1015 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 25 की बात करते हैं। पूछा गया है कि ये जो आपको सामने दिया गया है, इनमें से किस से पूर्णतः विभाजित है। जो ऑप्शन हमारे पास है उनसे किस से ये पूर्णतः विभाजित है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले मैं 6 की पावर 61 को कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा, पहले वाले पद में सारा का सारा कॉमन आ गया है तो 6 की पावर 0 बची। दूसरे में 6 की पावर 1 बचेगी। तीसरे में 6 की पावर 2 बचेगी। चौथे में 6 की पावर 3 बचेगी और फिर 6 की पावर 4 ये बचा है। बाहर तो 6 की पावर 61 था। 6 की पावर 0 को हम 1 कहते हैं, यानी किसी की पावर भी 0 होती है तो 1 होता है। ये 6 हो गया, ये 36 हो गया, ये 216 हो गया और ये आ जाएगा 1296 हो जाएगा। इस प्रकार से अब इन सबको यदि आप जोड़ते हो तो अंदर आ जाएगा आपका 1555 आ जाएगा और बाहर है 6 की पावर 61। अब पूछा गया ये किससे डिविजिबल है, आप चेक करो।
देखो लास्ट में यदि 5 है तो हम कहेंगे कि 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है ये, और यहाँ पर आपको 6 मिल रहा है। 6 का मतलब वो राशि 2 से भी डिवाइड हो सकती है और 3 से डिवाइड हो सकती है। अब आपको चेक करना है, पहले ऑप्शन की यदि आप बात करते हो आपके पास 15 है, 15 का मतलब क्या है, 3 और 5 दो होते हैं इसके अंदर, यानी कि 3 और 5 है, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 5 से डिवाइड होगा क्योंकि 15 55 के लास्ट में 5 है, और किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 5 होता है तो वो 5 से पूरी पूरी डिविजिबल होती है, तो 5 का भाग इसमें जा सकता है। और 3 की बात करें तो 6 में 3 का भाग जा सकता है, इसलिए जो हमारे पास इक्वेशन है या राशि है इसमें 5 का 15 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। बाकी ऑप्शन करने की हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आगे बढ़े, सवाल नंबर 34। इसमें हमसे पूछा गया है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब आप जब डिफरेंस से यदि निकालने की कोशिश करोगे तो देखोगे कि सब में काफी अंतर आ रहा है, काफी बड़ी राशि आ जाएगी जब हम सबका डिफरेंस बराबर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 आ रहा है आपका डिफरेंस, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका डिफरेंस 7 आ जाता है, और यहाँ आपका डिफरेंस 17 आ जाता है, और यहाँ पर 1 है। अब या तो हम इन सबको डिफरेंस बराबर करेंगे, तो 5 को 7 से और 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काफी बड़ा संख्या हो जाएगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इन संख्या से ही चेक कर सकते हैं, जैसे 6/11 हो गया, एक 13/18 हो गई, एक 15/22 राशि है आपके पास, एक 19/36 और एक 5/6 है। अब देखो जब 5/6 को आप देखते हो तो 5/6 का मतलब क्या है, 6 में से 5 भाग, 6 भागों में से 5 भाग, यानी कि ये वाला भाग तो काफी बड़ा है। और वैसे भी आप यदि जानते हो कि 1/16 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज के अंदर 16 सही 2/3, और इसको यदि आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 80 से ऊपर चला जाएगा, 83 83 सही 1/3 के आसपास आ जाता है ये। तो ये हमारा आंसर क्या है कि काफी बड़ा हो गया। हमें सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी है, तो ये कैंसिल हो गया एक चीज। अब हम यहाँ पर देखते हैं 6/11 है, यानी कि 6 किसके आसपास है, 50% के आसपास है 11 के। तो 11 का जब मैं 50% निकालता हूं तो कितना आता है, 5.5। तो जो अंश है आपका 6, इनके अंदर कितना डिफरेंस है, केवल 0.5 का। तो हम कह सकते हैं कि ये 50% के आसपास है। एक चीज कह सकते हैं, यहां पर हम देखते हैं 18 का 50% आप यदि निकालते हो तो 9 आता है। अब जो अंश है 13, 9 और 13 में कितना अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, यानी कि 9 हमारा 50% के बराबर है, और यहाँ पर 13 है जो कितना अंतर आता है, 9 और 13 के बीच में 4, ठीक है, यानी कि काफी ज्यादा अंतर आ चुका है। पहला ऑप्शन तो 50% के बराबर था, लेकिन यहाँ पर काफी अंतर आ चुका है, क्योंकि 9 कितने के बराबर है, 50% के बराबर, और 4 की बात करें तो ये लगभग 20% के बराबर आ जाएगा, तो यानी कि 70% के आसपास है, ये काफी बड़ा है। अब यहाँ से यदि चेक करते हैं तो 50% कितना होता है, 22 का आधा करोगे 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 15 में से यदि 11 घटाते हैं तो 4 आता है, ठीक है, 4 आता है। तो अब 4 लगभग कितने के बराबर है, 2.2 होता है, 10% के बराबर, तो लगभग 4 कितने के आ जाएगा, तो हम कहेंगे 30-35% के आसपास आ जाएगा। तो ये भी जो मान है काफी बड़ा मान आ चुका है। तो सबसे छोटा मान हमारे पास कौन सी संख्या है, अभी तक 50 है, ये दोनों मान कट हो गए हैं क्योंकि काफी बड़ा आ रहा है। अब यहाँ बात करते हैं 36 का 50% कितना होता है, 18 होता है। अंश कितना है, लगभग 18 के आसपास है क्योंकि 19 है, एक का अंतर ही है केवल, तो ये भी 50% के आसपास है। तो हमारे पास दो संख्याएं आ चुकी है जो कि 50% के पास में है। अब इनको हमें क्या है कि चेक करना पड़ेगा। एक संख्या क्या है आपकी, हम कहेंगे 6/11 है, दूसरी संख्या क्या है 19/36 है। अब इनको चेक कर सकते हैं, यहाँ अंतर देखते हो तो 5 का आता है, और यहाँ पे यदि आप अंतर देखते हो, यहाँ पर आपका अंतर 17 का आता है। अब हमें अंतर बराबर करना है। हमने 5 में से देखो 3 संख्याओं को हटा दिया है, केवल 2 संख्याएं बची है। तो अंतर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तो 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा अंतर बराबर हो चुका है।
यदि मेरे को अंतर बराबर किया है तो अंश और हर को भी बराबर करना पड़ेगा। अब हम केवल अंश से निकाल सकते हैं, यानी कि इसको कितने से किया, 17 से, तो 6 को मैं 17 से करता हूं तो अंश में कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। और इधर पर 19 था, 19 को 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। कौन सा छोटा है अंश दोनों में, तो 95 छोटा है, तो ये हमारी छोटी भिन्न हो जाएगी। जिसका अंश छोटा वो हमारी छोटी भिन्न। तो आपको इस तरीके से यदि आप केवल डिफरेंस को बराबर कर दो तो आप अंश से निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो गया है। इसमें सबसे पहले हमने 3 भिन्न को हटा दिया, ठीक है, क्योंकि वो 50% से काफ़ी ज़्यादा थी। बाकी 2 भिन्न छोटी है 50% के आसपास, वहाँ हमने दोनों बराबर आ रही थी लगभग, तो हमने उनको चेक करके देख लिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गए। सवाल नंबर 37 की बात करें, एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से बिना रुके एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। यदि वह ठहराव के साथ चलता है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आती है उसकी। तो वह प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है, ये पूछा गया है आपको। अब देखो, कहने का मतलब है 1 घंटे में कितना चलता है, ये 60 किलोमीटर चलता है। यदि रुकता नहीं है और रुकता है तो कितना चलता है, 50 ही चल पाता है। यानी कि कितना कम चल पाया, 10 किलोमीटर कम चल पाया। ये 10 किलोमीटर चलने में इसको कितना टाइम लगता है, वही हमारा इसका रुकने का टाइम हो गया है। तो हमारे पास दूरी आ चुकी है 10, ठीक है। चाल कितनी थी स्टार्टिंग में, 60 थी। ये तो 50 है जो तो रुकने के बाद है। स्टार्टिंग में कितनी थी, 60 थी। तो हम समय निकालते हैं, समय क्या हो जाएगा, 10/60 इंटू 60, ये आपका कितना आ जाएगा, 1/6 घंटे आ जाएगा। 1/6 घंटे हैं, मिनट में हमें चेंज करना है, तो 1/6 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका मिनट के अंदर आ गया आंसर। किस में आ गया, मिनट के अंदर आ गया। कितना आएगा, 10 मिनट हमारा आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 40, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 72, 80 और 88 से यदि हम डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो क्रम से हमारे पास इतना इतना बचता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको घटा लो। सबसे पहले जैसे 72 में से आपको 52 घटा लो, कितना बचेगा, 20 बच गया। 80 में से 60 घटा दो, कितना बचेगा, ये भी 20 बच गया। 88 में से 68 घटाते हो तो यहाँ पर भी 20 बन गया। सब में से कितना कितना बचा, 20 बच गए, बराबर आ गए, ठीक है। सबका शेषफल कितना है, बराबर बराबर, कितना आया, 20 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। इनका जब आप एलसीएम लेते हो कितना आएगा, 7920 इतना आ जाएगा, 7920 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, संख्या क्या हो जाएगी, 7920, ठीक है। ऐसे कह देता हूं कि एलसीएम प्लस ये जो शेषफल आया है उसको माइनस कर दो एलसीएम में से। एलसीएम हमारा था 7920 माइनस 20 करोगे तो 7900, ये संख्या आ गई है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो गए। सवाल नंबर 44, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यदि उसे इस विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचने पर इतने % की हानि होती है। आधे मूल्य पर बेचने पर कितने की हानि होती है, 12 से 1/2। यानी कि हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो वो बेच रहा था, स्टार्टिंग में जो बेच रहा था उसका विक्रय मूल्य था 2x। अब क्या हो गया है, आधे में बेच रहा है। यदि वो आधे में यदि वो बेचता है तो उसको हानि कितनी होती है, 12 से 1/2। 12 से 1/2% है। इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, मैं कहूँगा कि 1/8 के बराबर होता है ये। यानी कि ये हमारा अब का विक्रय मूल्य है, तब हानि होती है कितने की, ये क्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य पे 1 की, 8 पे कितने की हानि हुई है, 1 की हानि। यानी कि अब जो हमारा विक्रय मूल्य है वो x है। हम क्रय मूल्य यदि निकाल लें तो हम हानि हमें दी हुई है तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। यानी कि विक्रय मूल्य आपका x है,
क्रय मूल्य यदि हम निकाल लें तो हम कह देंगे, क्योंकि हमें हानि दी हुई है, फिर बाद वाला हम यानी पहले वाला विक्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं। अब देखो 1/8 यानी कि 8 पर 1 की हानि हुई है, तो क्रय मूल्य 8 अनुपात है। 1 की यदि हानि हुई है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 1 घटा दिया, इस अनुपात में है। अब आपके पास आ चुका है x का मान कितना है? 7 अनुपात, तो 2x का मान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये हमारा वो जो है जब लाभ पर बेचा जाता है तब विक्रय मूल्य कितना था? 2x था। तो इस दौरान कितने अनुपात में थी वैल्यू? 14। ये हमारा ऐसे मान लो कि नया विक्रय मूल्य, ठीक है, नया विक्रय मूल्य। तो देखो 8 उसका क्रय मूल्य, 14 हो गया विक्रय मूल्य, तो हम लाभ निकाल सकते हैं। कितना आएगा कि 14 में से यदि 8 घटाते हो तो ये हो गया लाभ। परसेंटेज में यदि पूछा गया है तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 हो गया है। तो ये आपका आ गया 6/8 इंटू 100 हो गया है। यहाँ से कह देंगे 3/4 इंटू 100। ये कितने के बराबर होता है? 75% के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो गया। सवाल नंबर 47, कितने प्रतिशत ब्याज दर पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी यदि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की गई है? ठीक है, राशि कितनी हो गई है? 8 गुना, और ब्याज चक्रवृद्धि दिया गया है, दर पूछी गई है। तो देखो मान लिया कि देखो राशि और मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना हो गया। मान लिया कि मूलधन मेरा यदि 1 है तो मिश्रधन कितना हो गया? 8 गुना हो गया मूलधन का, यानी कि 8, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो गया, 8 गुना हो गया मिश्रधन। कि मूलधन 1 अनुपात हो गया और मिश्रधन 8 अनुपात हो गए। ये हो गया है कितने साल में? 3 साल में। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज दर की गणना करनी है। अब हम इन दोनों को काटते हैं यहाँ से। 1 साल का देखते हैं, मिश्रधन मूलधन का अनुपात। ये देखो 3 साल का है, ये कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। 1 वर्ष की यदि बात की जाए, ये 3 वर्ष का था, तो हम घन के रूप में देखेंगे। 1 का घन करोगे 1 ही, 8 किसका घन होता है? तो हम कहेंगे 2 का घन होता है। ठीक है, तो यहाँ से यदि 1 साल की बात की जाए कि राशि 1 से कितनी हो जाएगी 1 साल में? 2 हो जाएगी। 1 वर्ष की जब बात करते हैं राशि 1 से कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी 1 साल में बात करें। तो इन दोनों का अंतर देखोगे तो कितना आया? 1 आया। यानी कि 1 ब्याज आया है 1 साल में। 1 पर परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही 1 साल का जो हमारा ब्याज होता है वही दर होती है। तो कितना आ गया आपका? 100% आ गया है हमारा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 48, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो संख्याएं हो सकती है जो 7 से विभाज्य है? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूरी जिनमें 7 का पूरा भाग जाता है? ये कैसे निकालोगे कि कितनी संख्याएं हैं? तो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की कौन सी होती है? 100 होती है। उससे छोटी यानी कि सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या कौन सी है? 99। इससे बड़ी फिर 3 अंक की आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से सबसे बड़ी 3 अंक की कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो यहां देख लेते हैं कि 7 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं। तो 7 का भाग दो आप इसमें, जितना पूरी बार जाता है उतनी संख्याएं हो जाएगी। तो 7 का भाग गया, एक बार गया सबसे पहले, फिर 4 बार जाएगा, 7 चौक 28। तो यानी कि 14 ऐसी संख्याएं हैं 99 तक जो 7 से डिविजिबल है। 999 तक देख लेते हैं कि 7 से डिविजिबल संख्याएं कितनी है। तो 7 का इसमें भी भाग दे दो आप। 7 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, फिर आपका 4 बार जाएगा, फिर आपके पास बचेगा 19 बचेगा, और 19 में 2 बार जाएगा। ठीक है, तो इतना पूरा जा रहा है। बाकी हमको शेष जो बचता है उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप इनका अंतर देख लो कि 999 तक टोटल 7 से डिविजिबल संख्याएं 142 है, और 99 तक कितनी है? 14 है। इनका यदि अंतर देखते हैं तो ऐसी 3 संख्या होगी, क्योंकि इसके जस्ट अगली कौन सी हो जाएगी? 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो इन दोनों का अंतर आप चेक कर लो।
142 में से आप 14 घटाते हो तो कितना आ जाएगा आपका 128 हो जाएगा। तो 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी पूरी डिविजिबल है 3 अंकों की। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 55 आपको ये संख्याएं दे रखी है, इनका एक तो आपको निकालना है माध्य। माध्य क्या होता है? योग बटे नंबर ऑफ संख्याएं। एक माध्यिका निकालनी है और फिर दोनों का अंतर बताना है। तो देखो योग करोगे सबका कितना होगा? ये आपका 5 हो गए, ये 5 और 5 15 हो गए, ये 16 और 4 20 हो गए। तो 15 और 20 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 7 संख्याएं हैं टोटल, तो माध्य आ गया आपका 5। और माध्यिका क्या होती है? सभी संख्याओं को लाइन से जचा लो आप, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जचा लो, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ आरोही क्रम में जचाकर जो संख्या सबसे बीच में है वही हमारी संख्या माध्यिका हो जाएगी। तो बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 5 आ रहा है, तो 5 हमारी क्या हो गई? माध्यिका हो गई। दोनों का अंतर निकाल दो। अब दोनों का अंतर कितना है? माध्य भी 5 है और माध्यिका भी 5 है। माध्य माइनस माध्यिका कितना आ रहा है? 0 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा? 4 हो गया है। 67 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार खेत को, खेत कैसा है? वर्गाकार है। खेत को एक बाड़ द्वारा 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है जो इसके एक विकर्ण के साथ संपाती है। तो बाड़ की लंबाई बताओ। बाड़ कैसी कहा गया है उसने? कि विकर्ण के अनुसार लगाई गई है, इस तरीके से बाड़ लगाई गई है। ये जो विकर्ण है, एक खेत था, उसमें खेत को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए उसने विकर्ण के अनुदिश बाड़ लगा दी है। अब पूछा गया इस बाड़ की लंबाई कितनी है, यानी कि विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको? क्षेत्रफल आपको 2 दे रखा है। अब देखो क्षेत्रफल 2 दे रखा है, यदि हमारी भुजा ए है, भुजा को मैंने ए माना, तो क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा? भुजा का मान √2 आ जाएगा। अब विकर्ण कितना होता है आपका? तो हम विकर्ण की जब बात करते हैं तो ये होता है कि √2 इंटू भुजा, ये होता है। तो √2 और भुजा का मान भी कितना है? √2 है। तो विकर्ण कितना आ गया? 2 है, और यही हमारा बाड़ की लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 24, 30 और 42 से विभाजित करने जाने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। 3 शेष बचता है। अब देखो आप एक तो ऐसे देख सकते हो, जब ऑप्शन की बात करते हैं ऐसे सवालों में जिसमें बराबर शेष बचता है सब में, तो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सब में से क्या करो आप? 3 3 घटा दो। यहां से घटाओगे तो आपके पास बचेगा 32। यहां से 3 घटाने पर आपके पास आ जाएगा 25 20। यहां से घटाओगे तो 25 17, और यहां से घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 25 27। ये आ जाएंगे ऑप्शन। अब देखो इन नंबर से, अब ये नंबर है 18, 24, 30 और 42 से जो अब हमारे ऑप्शन आए हैं ये डिविजिबल होने चाहिए। अब देखो 30 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 30 का मतलब 30 में क्या है? पीछे 0 है। तो 30 से ऐसी संख्या डिवाइड होगी जिसमें लास्ट में 0 है, और 0 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये हमारा यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें। बाकी यदि आप डायरेक्ट वैसे करना चाहो तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा? जब आप इनका एलसीएम लोगे तो ये आपका 25 20 आ जाएगा। 25 20 आ जाएगा। तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? वो छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? हम कहेंगे 25 20 प्लस जितना शेषफल बचा है 3, ये तो 25 23, ये हमारी संख्या हो गई। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। तो ये दोनों मेथड है आपके पास। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 74। एक मीनार की ऊंचाई दे रखी है आपको इतनी, ये हमारी मीनार है। इसके पाद बिंदु से 200 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है और इसके शीर्ष का उन्नयन कोण बताना है। बिंदु मान लिया कि यहां पर है। अब मीनार के पाद को इस बिंदु से यदि मिलाते हैं तो ये जो कोण है उन्नयन कोण,
इसका मान बताना है, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसका मान बताना है हमें। तो देखो ऊंचाई आपको दे रखी है 200√3 और ये दे रखी है 200 दे रखी है। इनको यदि हम काटते हैं तो किस अनुपात में मिलता है मुझे, 200 से 200 कट जाता है, यानी कि 3:1 में आ गए ऊंचाई और ये 3:1 में आ गए। तो हम कहेंगे कि ये 1 है और ये अनुपात 3 है। तो हमें पता है कि 1 के सामने का कोण कितना होता है 30 डिग्री, √3 के सामने का कोण कितना होता है 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हो गया डायरेक्ट, ये हो गया। सवाल नंबर 81 की बात करें, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर संख्या ज्ञात करनी है जो कि इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो, इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले आप ऑप्शन चेक करो कि कौन कौन से स्क्वायर है। तो देखो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर है। सारे के सारे स्क्वायर जब हमने चेक किया, जैसे कि लास्ट में 00 आ रही है, ठीक है, तो जब किसका स्क्वायर होगा तो उसमें एक ही जीरो है, किसका 36 किसका होता है 60 का, तो यानी कि 60 का स्क्वायर आ गया ये। इसी प्रकार से इसको चेक करोगे तो ये 30 का स्क्वायर आ गया, इसी प्रकार से ये 90 का हो जाएगा, वो 180 का हो जाएगा। तो सारे के सारे क्या है स्क्वायर तो है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या तो है। अब सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या इसमें कौन सी है 900 है, पहली चीज तो ये। अब ये 900 इन सबसे यदि डिविजिबल है तो हमारा मान 900 ही हो जाएगा। 900 देखो 4 से क्या डिविजिबल है, यदि किसी में जीरो है लास्ट में, इसका मतलब क्या है कि 10, जीरो का मतलब क्या है 10 से मल्टीप्लाई है वो संख्या, 10 है उसके अंदर। और 10 का मतलब क्या है, एक 2 और एक 5 है, एक 2 है और एक 5 है। तो ये संख्या यदि जिस भी संख्या के लास्ट में जीरो है तो हम कहेंगे वो 2 से भी डिविजिबल हो सकती है और 5 से भी उसमें भाग जाएगा। यदि 2 जीरो है इसका मतलब उसके अंदर 2 2 है और 2 5 है, यानी कि वो 4 का भाग जा सकता है और 25 का भाग जा सकता है। ठीक है, 2 का भी जा सकता है, 5 का भी जा सकता है, 4 का भी जा सकता है, 25 जा सकता है। यदि 3 जीरो है तो हम कहेंगे 8 का भाग चला जाएगा और 125 का भी भाग पूरा पूरा जा सकता है कि उसमें 3 5 है और 3 2 है, इस प्रकार से। तो ये देखो, अब आ जाओ अपने सवाल की तरफ। ऑप्शन देखो, 4 की यदि चेक करते हैं तो सबके लास्ट में 2 2 जीरो है, यानी 4 का भाग तो पूरा पूरा जा सकता है। 5 की जब देखते हैं तो लास्ट संख्या या तो जीरो होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, तो 5 का भी भाग सब में जाता है। फिर 6 की चेक करते हैं, 6 का मतलब क्या है, एक तो 2 होना चाहिए यानी कि संख्या सम होनी चाहिए, तब 2 का भाग पूरा पूरा, सारी संख्याएं सम है। बाकी 3 का भाग जाना चाहिए। अब देखो 3 का मतलब है कि सबको जोड़ो, आप सबको जोड़ो और 3 से यदि डिविजिबल है संख्या तो हम कहेंगे कि उसमें 3 से पूरी पूरी डिवाइड है। अंक सभी अंकों को जोड़ोगे आप, तो यदि इनको जोड़ते हो कितना आता है, ये आपका 3 और 2 हो जाता है 5 और 4 9 होता है। तो 9 3 से भी डिविजिबल है तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। यहाँ पर भी 9 आएगा जो कि 3 से डिविजिबल, यहाँ भी 9 आएगा, ये भी डिविजिबल है, और यहाँ आएगा ये भी डिविजिबल है। तो 3 से भी सारी डिविजिबल है। 15 की बात करते हैं तो 5 से होगा और 3 से भी है इसलिए 15 से भी डिविजिबल है। 18 की बात करें, 18 एक तो 9 आता है, एक 2 आता है, तो 9 से सारी संख्या डिविजिबल होगी और 2 से भी है, तो सभी ऑप्शन हो सकते हैं डिविजिबल। तो इन संख्याओं से सारे ऑप्शन है। तो सबसे छोटा ऑप्शन आप ले लो, ऑप्शन नंबर 3 हो गया है हमारा, कि जो कि पूर्ण वर्ग भी है और इन सबसे डिविजिबल भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 ले लो, ये हो गया। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम यदि आप लेते हो तो देखो, एक तो आपका 4 ले लो, 4 ले लो, एक यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, फिर एक हमें 3 लेना पड़ेगा, 2 3 लेने पड़ेंगे क्योंकि 18 में 2 3 है, 9 आता है। तो ये सारा है, इन सबको यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 20 हो गया और ये 9 है। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा। अब देखो 180 आ गया हमारा, मगर 180 क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करोगे आप, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे। तो हमारे पास देखो इसके यदि टुकड़े करते हैं, स्टार्टिंग में थे 4 का मतलब क्या है 2 की पावर 2, 5 कितनी बार है एक बार है, और 9 का मतलब क्या है 3 की पावर 2।
ठीक है, अभाज्य टुकड़े करने पड़ेंगे। अब सबकी जो पावर है वो सम होनी चाहिए, लेकिन 5 की पावर क्या है, विषम है, तो एक 5 से सम करने के लिए एक 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से तो 4 आया, इस 5 को इस 5 से करोगे तो ये 25 हो जाएगा, और ये आपका 9 हो गया है, तो 100, ये आपका हो गया है 100, और 9 से करोगे तो 900 हो जाएगा। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन चुका है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। तो ये दोनों मेथड। सवाल नंबर 85 की बात करें, ये दे रखा है आपको, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहली बात कि x माइनस 1/x दे रखा है, इसके बराबर यदि k दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम कहेंगे k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। एक चीज तो ये, यदि x माइनस 1/x बराबर यदि k दे रखा है और हमें निकालना है x प्लस 1/x निकालना है, इसका मान क्या हो जाएगा, हम कहेंगे k स्क्वायर प्लस 4, ये फॉर्मूला होता है। बाई चांस x प्लस 1/x बराबर k दे रखा है और x माइनस 1/x निकालना होता, तो इसका फॉर्मूला होता है k स्क्वायर माइनस 4, और एक फॉर्मूला होता है कि x प्लस 1/x था बराबर k के, और हमें मान निकालना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये होता। तो ये क्या होता, k स्क्वायर माइनस 2। तो ये सारे फॉर्मूले आप याद कर सकते हो। अब यहाँ पर यूज होने वाला है पहले दो फॉर्मूलों का मान रखते हैं। तो देखो k का मान कितना दे रखा है आपको, √21 दे रखा है। k का मान √21 दे रखा है। तो पहले वाले से आप मान निकालते हो, इसका मान निकालोगे, ऊपर कर देते हैं, देखो इसका मान निकालोगे तो कितना आएगा, k स्क्वायर प्लस 2, यानी कि √21 का स्क्वायर करोगे तो 21 प्लस 2, ये हो जाएगा। दूसरा इससे निकालोगे, यहाँ रखोगे 21 का स्क्वायर कर, √21 का स्क्वायर 21 प्लस 4, और इस पूरे का अंडर करना है। तो एक तो आपका आ गया 23 आ गया, और एक अंडर में कितना आया, √25, तो ये 5 हो जाएगा। कितना आया, 115 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया, 115। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। सवाल नंबर 93 की बात करते हैं। मोहित के पास 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 500 रुपये के मूल्य के नोट है, और कुल मिलाकर 13,000 रुपये की राशि है उसके पास। 500 रुपये के नोटों की संख्या 10 रुपये के नोटों की संख्या के 25% के बराबर है। तो एक तो 500 रुपये के नोट है और एक 10 रुपये के नोट है। तो 500 रुपये के, और इधर लिख लेते हैं, 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, वो कह रहा है कि 500 रुपये के नोटों की संख्या 10 रुपये के नोटों की संख्या के 25% के बराबर है। यानी मैं इसको 4x मानूं तो इसका कितना हो जाएगा, x नोट हो जाएंगे इसके पास, 25% यानी चौथा भाग हो गए। अब आगे कह रहा है कि 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 रुपये के नोटों की संख्या के 50% के बराबर है। तो 50 रुपये के नोट कितने हैं, 10 रुपये के नोटों की संख्या के आधे, यानी कि ये 4x है, तो ये 2x हो जाएगा। 50% का मतलब आधा। 20 रुपये के नोटों की संख्या 500 रुपये के नोटों की संख्या का 50% है। अब 20 रुपये के नोटों की संख्या, यहाँ पर x है, इसका आधा कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अब ये देखो, ये मेरा मान भिन्न में है और बाकी सारे भिन्न में नहीं है, तो मैं इनको भिन्न से हटाने के लिए क्या करूं, सबको 2-2 से और मल्टीप्लाई कर दूं वापस से, तो ये 2x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और ये मेरा x हो जाएगा जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब आपके पास इस प्रकार से आ चुके हैं, इस अनुपात में आ गए। तो मोहित के पास कुल कितने नोट है, ये पूछा गया है। आप इन सबको जोड़ लो, ये टोटल धनराशि हो जाएगी। तो टोटल नोट देखो कितने हैं इसके पास, 2x, 8x, 4x प्लस x। तो राशि देखो टोटल कितनी हो जाएगी, 500 इंटू 2x, 10 इंटू 8x, 50 इंटू 4x, 20 इंटू x, ये हो गया। इनको करोगे तो ये 1000 इंटू x हो गया है, यहाँ से ये 80x हो गया है, ये आपका 200x हो गया है, और ये आपका 20x हो गया है। अब सबसे लास्ट में क्या आएगा, 0 आ गया। फिर 8
और 2 जुड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, एक आया तो ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 1 हो गया। इतना हो गया 1300x। 1300x किसके बराबर है? एक्चुअल में जो राशि है वो 13,000 है। तो यहाँ से हमारे पास x का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा x का मान? 10 आ जाएगा। x का मान आपका आ गया, 2 से 2 जीरो कट गई, 13 से 13 कट गया, यानी x का मान 10 आ गया। यानी कि x का मान 10, इसका मतलब टोटल नोट कितने हैं? आप यहाँ पर मान रख दो। पहले थे, यहाँ देखो मान निकालते हैं। पहले के पास 2x नोट थे, 8x थे, 4x नोट थे, x थे। यहाँ पर यदि आप 10 रखते हो, यह सबको जोड़ लो, यही टोटल नोट हैं। तो 2x, x तो 1 है, और ये 2 और 8 10 हो गया, और 4 14 हो गया, यानी 14x नोट है। मान रखोगे तो कितना आ जाएगा? x का मान 10 रखोगे तो 140 नोट हो गए हैं। 140 नोट हो गए हैं। तो 140 और एक ये भी तो है, तो ये आपका 15 हो जाएगा। 40 नहीं होगा, यहाँ पर 15 नोट हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि हमने एक्स वाले को नहीं जोड़ा था। ये आपके 150 नोट हो गए। कितने हो गए? 150 नोट। ऑप्शन नंबर 3 हो गए। तो फर्स्ट पेपर कंप्लीट है। शिफ्ट 2 के पेपर की बात करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, 4800 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो इसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यह धनराशि 12 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया है। 12 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष बाद इतनी होगी। तो हम कहते हैं सबसे पहले 4 वर्ष में इतनी हो गई है, ठीक है। 4800, ये आपकी 6000। इनको यदि हम काटते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। फिर ये आ जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा इनका? 4:5 आ चुका है। कितना आ गया? 4:5 आ गया, ठीक है। यदि मैं इसको 1 मानूं तो ये कितना हो जाएगा मेरा मिश्र धन? 4 इधर चला जाएगा, 5/4 हो जाएगा। 5/4 हो जाएगा। तो अब देखो क्या हुआ। यदि कि मेरा मूलधन यदि 1 है तो मिश्र धन कितना अनुपात हो गया है मूलधन का? 5/4। तो मैं कहूंगा कि 5/4 राशि कितने साल में हो गई? 5/4 गुना कितने साल में हो गया? 4 वर्ष में हो गया। तो 5/4 की पावर n गुना कितने साल में होगा? हम कहेंगे 4 इंटू 4 इंटू n साल में हो जाएगी, ठीक है। इतने साल में हो जाएगी। 5/4 की पावर n गुनी कितने साल में हो जाएगी? 4 इंटू n गुना साल में। यानी कि यहां से ये आपको दे रखा है 12 के बराबर। 12 के बराबर जब हम करते हैं तो इसका मतलब जो n का मान है वो कितना आया आपके पास? 12, यानी कि 4 के रूप में इसको मैं तोड़ूं, 4 इंटू 3, तो 3 मेरा n के बराबर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको 3 करनी पड़ेगी, इसकी पावर 3 पावर करोगे, 5/4 की पावर 3 करनी है, इतनी गुनी हो जाएगी राशि। ये करोगे कितना आ जाएगा? 3 125/64, ये हो गया है 125/64। इतनी गुना हो जाएगी राशि 12 साल में। तो एक्चुअल में राशि थी हमारी 4800, ये कितनी गुना हो गई है? हम कहेंगे 125/64 गुना हो गई है। अब यदि आप इसको 12 से काटते हो तो 400 आ जाएगा। यहाँ पर कितना गया? 12 से तो कटेगा भी नहीं है। 4 से काटोगे, 16 से कटेगा 300, और 16 से कटेगा 16, 16 36 72, 16 16
16 3 48, 16 चौको 64। ठीक है, तो 16 से कितनी बार गया, 4 बार गया, ये आ गया। अब इसको हम 4 से यदि काटते हैं तो 4 7 है 28 आ जाएगा, और 4 5 है 20, इतना आ जाएगा। तो 75 और 125 को अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतनी राशि आ जाएगी, मिश्रधन इतना हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करो अब आप, तो इनको यदि मल्टीप्लाई करोगे आप तो जो आपका आंसर है वो आपको पास आ जाएगा, यानी कि 9375 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जिसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 7 का छोटे से छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे इनसे विभाजित करने पर क्रम से इतना बचता है। यानी कि जो संख्या है वो 7 की गुणज है, 7 का भाग उसमें पूरा पूरा जाता है, और इन सब से यदि उसको डिवाइड करते हैं तो क्रम से इतना इतना बचता है। तो सबसे पहले आप इन सबको घटाओगे, प्रत्येक को यदि आप घटाते हो, एक को घटाते हो 2 में से, 2 को घटाते हो इसमें से, 4 में से 3 घटाना पड़ेगा, 5 में से 4 और 5, जितना जितना शेष बचा उन सबको घटाया हमने। शेष फल सबसे बराबर बराबर आ रहा है, कितना कितना 1 1 आ रहा है, सबसे 1 1 1। ठीक है, तो हमारे पास शेषफल समान आ चुका है, कितना आया है, 1 1 आया है। घटाने पर जो अंतर आया है, शेषफल क्या कहें, शेषफल तो दे रखा था, तो संख्याओं में से यदि शेषफल को घटाया जाता है तो अंतर सब में से बराबर आया है। कितना आया अंतर, 1 आ गया है, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लो सबसे पहले, जिस नंबर से हम विभाजित करते हैं 2 3 4 5 6 का, कितना हो जाएगा, एक तो हमारे पास 4 आ जाएगा, एक आपके पास 5 आ जाएगा, एक आपके पास 3 होगा, ये संख्याएं आ गई है। तो ये आपका एलसीएम कितना आया, 60 आ गया, 60 आ गए। तो 7 का सबसे छोटा गुणज हमें निकालना है, 7 का सबसे छोटा गुणज निकालना है। तो संख्या कितनी हो जाएगी, हम कहेंगे 60n, 60n-1, क्योंकि शेषफल को जो अंतर आता है उसको हम घटाते हैं एलसीएम से। एलसीएम, अब 7 का गुणज पूछा गया है, आपको n का मान चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले 1 रखोगे, कितना आ जाएगा, 59 आएगा। ठीक है, जब n का मान 1 रखा। अब आपको चेक करना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो ये नहीं है। फिर आपको n का मान 2 रखोगे आप, तो आपका आएगा 119। क्या ये n बराबर 2 रखने पर क्या ये डिविजिबल है 7 से, यस। 17 के पाड़े में 7 बार जाता है ये, तो ये 7 से डिविजिबल है। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई जो 7 से डिविजिबल है, और बाकी इनसे भाग देने पर इतना इतना शेषफल बचता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 15, वह लघुत्तम धनात्मक भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे इन सब में जोड़ने पर संख्या पूर्ण संख्या प्राप्त हो। अब क्या वर्ग नहीं निकालना है, पूर्ण संख्या यानी इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप 3 6 4 5 7 इनको तो जोड़ लो, बाकी आपके पास भिन्न बचेगी। इनको हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, ये 10 हो जाएगा आपका, और ये आपका यहाँ से फिर 10 और 5 25। तो 25 तो एक आ चुका है आपको जोड़ने पर, 3 आया, 6 और 6 ये 10 हो गया है, यहाँ पर 10 हो गया, और 5 25 आ गया। अब आपके पास भिन्न क्या बची, एक तो 2/3 बचा, एक 7/12 बचा है, एक 9/36 बचा है, और एक आपके पास 1/12, ये भिन्नें बची है। इनका आप एलसीएम ले लो, बाहर 25 को ऐसा पड़ा रहने दो। इनका एलसीएम लोगे तो 36 आ जाएगा। 3 का भाग दोगे इसके अंदर, 3 का भाग देने पर कितना आता है, 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 12 कर दोगे तो 21 हो जाएगा। यहाँ पर 9 बचेगा, और यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, इतना आ चुका है। तो ये मान कितना आ रहा है आपको ऊपर जोड़ने पर, यदि आप सबको जोड़ते हो तो यहाँ से आपका आ जाएगा, एक जोड़ा तो 25 और 10, 25 और 20 हो जाएगा 45, 45 और यदि 10 जोड़ते हैं तो 55, 55 में से 2 जोड़ दो 57, तो 57/36 आ गया ये। अब देखो ये हमारे पास भिन्न आ गया है। इस भिन्न को हमें इंटीजर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पूरा पूरा 36 से कट जाए ऊपर, तो इसके लिए कितना जोड़ना पड़ेगा। हम जानते हैं कि इससे आगे क्या संख्या 36 से भाग जाती है, 72 होता ना ऊपर, तो वो पूरा का पूरा कट जाता। तो 72 के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, 72 के लिए हमें कितना 15 जोड़ना पड़ेगा।
तो 15/36 भिन्न को यदि हम इसमें जोड़ देते हैं, ऊपर 15 नीचे जो दे रखा है वो का वो लिख दो आप, तो 15/36 हो गई है वो भिन्न, जो यदि हम जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब आप इन दोनों का लघुत्तम लोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ऊपर दोनों को जोड़ने पर 72 आ जाएगा, काटने पर 2 आ जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार से वो भिन्न कितनी हो गई है, हम कहेंगे 15/36 हो गई है, जिसको इसमें जोड़ने पर पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो कौन सी भिन्न हो गई है, 15/36 हो गई है। थोड़ा सरल कर लेते हैं, 3 से ऊपर नीचे काटोगे तो 5/12 आ जाएगा। ये आपका आंसर दे रखा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ आंसर प्रकार से। सवाल नंबर 25 बात करते हैं, ये आपको दे रखा है। तो देखो हम जानते हैं कि जैसे पावर 1 दे रखी होती है और पावर स्क्वायर में यदि पूछी जाती है, यदि ये के बराबर होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाता है, हम कहते हैं कि के स्क्वायर, यदि के स्क्वायर -2 हो जाता है इसका मान। अब यहाँ पर आपको अंडूट में दिया गया है, तो अंडूट में दिया गया है तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से अंडूट में हो जाएगा कि अंडूट का यदि स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे दे रखा है आपको। अब अंडूट का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1x + 1/x आ जाएगा। इसका मतलब ये है, तो इसका मान आएगा सबसे पहले, यदि ये के बराबर है तो ये के² -2 हो जाएगा। फिर वापस से आपको करना पड़ेगा x + 1/x, यदि दे रखा है तो x² + 1/x² का मान आ जाएगा। अब के का मान आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 - 2 बराबर ये 7 के बराबर आ चुका है। अब यदि ये 7 के बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 - 2 यानी कि 47 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये करना पड़ा, फिर यहाँ से ये करना पड़ा। सवाल नंबर 78 क्या 28, एक रोड रोलर की त्रिज्या 7 मीटर है और उसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 14 मीटर दे रखी है। यह एक मैदान को समतल करने के लिए 100 घूर्णन करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताना है। देखो ये इस प्रकार से एक रोड रोलर दिया गया है आपको, ठीक है, ये इस प्रकार से चलता है, यहाँ पर 100 चक्कर काटता है। अब इसकी जो रेडियस है वो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है रेडियस, हम r बराबर कह देंगे 7 दे रखी है इधर की, ठीक है, इस फेस की रेडियस आपको 7 दे रखी है। और इसकी लंबाई आपको कितनी दे रखी है, रोलर की 14 दे रखी है। रोलर की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। तो मैदान का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो एक चक्कर काटेगा तो इसका क्षेत्रफल, एक चक्कर काटेगा तो कितने क्षेत्रफल को ये कवर करेगा, जितना कि इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है उतना कवर करेगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, इसके बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये होता है आपका 2πRh। तो 2 × 22/7, r का मान 7 दे रखा है, h का मान 14 दे रखा है, 7 से 7 कट जाएगा, तो 14 चौक 56, और 56 को 11 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 616 आ जाएगा। तो 616 वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, यानी कि एक घूर्णन करने में ये 616 क्षेत्रफल कवर करेगा। किसका आया ये, एक घूर्णन का, तो 100 घूर्णन में कितना कवर करेगा, 100 घूर्णन में क्षेत्रफल ये कितना कवर करेगा, 616 × 100 करोगे तो पीछे 2 जीरो लग जाएगी, इतना हो जाएगा आपका, ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 39, कुणाल को एक संख्या का 5/6 गुना ज्ञात करने को कहा गया था, उसने 6/5 से गुणा कर दिया, यानी कि एक संख्या मैंने x मानी। अब इसको कहा गया था कि 5/6 से गुणा करना है इस संख्या को, उसने क्या किया, 6/5 से गुणा कर दिया। इस प्रकार परिणाम जो है सही उत्तर से कितना अधिक आया, 372 अधिक आ गया, यानी कि उसने कर दिया 6/5 से x को गुना, करने को कहा गया था 5/6 से x को गुना। इस प्रकार से इनका अंतर है जो 572 ज़्यादा आ गया। तो एक्चुअल संख्या क्या थी, वह संख्या क्या थी, ये पूछा गया है कि x का मान बताना है हमें, संख्या हमने x मानी है, x का मान बताना है। तो आप इनका एलसीएम यदि लेते हो तो नीचे तो 5 × 6 आ जाएगा, इधर 36 हो जाएगा, इधर 25 हो जाएगा, x दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, इधर 572 दे रखा है आपको,
तो x इंटू 11/30 हो गया है, ये आपको 500 इसके बराबर। तो x का मान कितना हो जाएगा, 572 इंटू 30/11, भाग दोगे 11 का तो 5 और 2 इंटू 30 है, ठीक है। तो 3 पीछे 0 तो आनी है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, यानी 1560 हो गया है। ऑप्शन नंबर आपका 3 आ गया है। सवाल नंबर 48, x प्लस वाई दे रखा है आपको 1, इसका मान निकालना है। तो या तो आप यहाँ पर मान रख सकते हो कि x का मान कितना रखें, दोनों का योग 1 के बराबर होना चाहिए। दो संख्या है, दोनों का योग 1 के बराबर होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर भिन्न में कोई भी संख्या नहीं है, तो मैं x का मान 1 और y का मान 0 मान सकता हूँ। दोनों का योग किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो आप यहाँ पर रखोगे 1 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर रखोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो कितना मान आया, 1 मान आया। 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये हो गया ऑप्शन से। और वैसे क्या करना पड़ेगा आपको, x प्लस वाई लो, इसके बराबर है 1 के बराबर। अब जब मेरे को ये मान निकालना था तो यहाँ पर क्यूब पावर में दे रखी थी, तो मैंने क्या किया, मैं भी इसका क्यूब कर लेता हूँ, x प्लस वाई का होल क्यूब, और इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा, फिर 3x वाई x प्लस वाई बराबर 1। ये फॉर्मूला हो गया। इस प्रकार से ओपन हो गया हमारा जो ब्रैकेट है। अब देखो x प्लस वाई का मान हमारे पास पहले से है, कितना था, 1 दे रखा है x प्लस वाई का मान, तो यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं। 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, x क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x वाई, ये किसके बराबर है, 1 से। तो ये वाला हमसे पूछा गया है, तो और इसका मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हमारा आंसर यहाँ से भी 1 आता है। ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। दोनों मेथड हमने बता दिए आपको। सवाल नंबर 56 की बात करते हैं। पुरुषों के एक समूह ने मान लिया कि x है समूह में पुरुष 10 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, करने का फैसला किया। x इंटू 10 टोटल काम हो गए, लेकिन उनमें से 5 पुरुष अनुपस्थित रहे। कितने बचे, x माइनस 5। यदि शेष समूह ने 12 दिनों में कार्य पूरा कर दिया, यानी कि x माइनस 5 लोगों ने कितने दिनों में, 12 दिनों में काम को पूरा कर दिया, तो पूछा गया है कि समूह में पुरुषों की संख्या कितनी थी, यानी x का मान बताना है हमको। तो यहां से हो गया 10x, इसको ओपन करोगे तो 12x माइनस 60 हो जाएगा, तो आपका 2x बराबर 60 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ चुका है, 30 आ चुका है। यानी स्टार्टिंग में जो पुरुषों की संख्या थी वो ऑप्शन नंबर 3 30 पुरुष थे। क्वेश्चन नंबर 63, यह आपको एक समीकरण दी गई है। अब देखो इसका मान बताना है कि कितना आएगा। वैल्यू देखो यहाँ पर 01 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर भी 22 है, 333 333 सारी, यानी कि वैल्यू बराबर है, केवल पॉइंट का अंतर है। ऊपर 2 स्थान के बाद, यहाँ पर 3 स्थान के बाद, ऊपर 2 यहाँ पर 3, ऊपर यदि 3 के बाद तो यहाँ पर 4 के बाद, यहाँ पर 4 के बाद तो यहाँ पर 5 के बाद। तो एक नीचे ज़्यादा है, प्रत्येक में 1 दशमलव नीचे ज़्यादा है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं हम। नीचे से यदि कॉमन ले लेते हैं तो सब में नीचे और ऊपर बराबर हो जाएगा। कॉमन क्या लिया, 1 दशमलव, ठीक है, ये कॉमन ले लिया हमने। इसका स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कॉमन आ चुका है। अब ऊपर और नीचे संख्याएं बराबर हो चुकी है, वो कट जाएगी आपस में, आपके पास ये बचेगा। इसको यदि आप और अच्छे से सॉल्व करते हो, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, 0.1 करोगे दोनों को मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आपका, 0.01 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, यानी कि 2 स्थान के बाद दशमलव है। तो ऊपर यदि नीचे 2 स्थान के बाद है तो ऊपर कितना आएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 65, एक व्यक्ति ने स्टीमर से 120 किलोमीटर, रेलगाड़ी से 450, घोड़े से 60 किलोमीटर की यात्रा की और कुल टोटल 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा। रेलगाड़ी की चाल घोड़े से 3 गुना है और स्टीमर से 1.5 गुनी है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, सबसे पहले तो इनके चाल का अनुपात ज्ञात करते हैं। एक रेल है, एक हमारे पास स्टीमर है,
और एक घोड़ा है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल से 3 गुना है, 3 गुना है। ठीक है, इसको यदि मैं 3 मानता हूं तो घोड़े की चाल कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि घोड़े की चाल की 3 गुना कहा गया है। इसी प्रकार से यदि स्टीमर की चाल को हम, स्टीमर से कितनी गुना है रेलगाड़ी की चाल, 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब यानी कि इसको 2, 1.5 का भाग दे दो 3 के अंदर तो ये 2 आ जाता है। ये हमारे पास चाल का अनुपात आ गया। इसको हम x के रूप में मान लेते हैं, ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा। इस अनुपात में आ चुकी है हमारे पास चाल। तो अब हम निकाल सकते हैं कि 120 को आपको 3x से डिवाइड करना है, 450/2x और 60/x। दूरी को हमने चाल से डिवाइड कर दिया है, तो इस प्रकार से समय आता है। टोटल समय कितना आपके पास, 13 सही 1/2, या फिर इसको कह दो आप 27/2 कह दो, ये हो गया। अब आप यहाँ सब में से x को कॉमन ले सकते हो। अंदर कितना कितना बचेगा, 3 से काटोगे तो यहाँ पर 40 बच जाएगा, यहाँ पर काटोगे तो 2 5 225 हो जाएगा और ये आपका 60 हो गया। ये किसके बराबर है, 27/2 के बराबर है। अब इन सबको जोड़ोगे ये 100 हो जाएगा, ये 325 के बराबर हो जाएगा। 325/x बराबर कितना आ जाएगा, 27 आपका 2 आ जाएगा। इतना आ गया, इतना आ गया। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा मेरा, ये आपका 325 इंटू 2/27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब 27 का भाग देना पड़ेगा, तो 27 का भाग सबसे पहले एक बार गया, फिर ये आपका कितना बचा, 27 225। देखो यहाँ भाग दिया, रेलगाड़ी की चाल घोड़े से 3 गुनी है और स्टीमर से 1.5 गुनी है, तो स्टीमर की चाल 2x ले लिया। अब देखो गलती हमारी कहाँ पर हुई है, हमने चाल अलग अलग ले ली थी। तो वापस से करना पड़ेगा। देखो रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की है, हम कहेंगे 450। इसकी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 3x। स्टीमर की कितनी है, 120/2x। घोड़े की दूरी है 60/x। इस सारे में समय लगा 13 सही 1/2 या 27/2 कह देंगे। इसको यदि आप 1/x को तो कॉमन ले लिया, 3 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 0 150 आ जाएगा। यहाँ से 60 आ जाएगा और यहाँ से भी 60 है। ये आपका 27/2 के बराबर है। तो 1/x, इन सबको यदि आप जोड़ते हो, ये आपका 120 आ जाएगा, ये 270 के बराबर आ जाएगा, बराबर 27/2 के बराबर है। ये आ गया। तो यहाँ से 1/x किसके बराबर आ जाएगा, 27 2 इंटू 270 के बराबर आ जाएगा। इसके बराबर 27 से ये कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो x का मान आपका कितना आ गया, यहाँ से x का मान आपका 20 आ गया। x का मान मेरा 20 आ गया। अब किसकी चाल पूछी गई है, रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल है 3x। x का मान 20 है, तो आप इसमें 20 रख दो, कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 हो गए। सवाल नंबर 68, एक पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई बिना किसी ढील के 102 मीटर है। यदि डोरी समतल भूमि के साथ एक ऐसा कोण अल्फा बनाती है जिससे ये है, तो पतंग की ऊंचाई। तो देखो इस प्रकार से, देखो ये डोरी थी, नीचे आदमी था, ऊपर पतंग उड़ रही थी। ठीक है, यदि हम इसको त्रिभुज बनाए, एक समकोण त्रिभुज, तो इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि यहां से आदमी था। ठीक है, ये हो गई, ये पतंग थी। अब वो कह रहा है कि यदि ये कोण अल्फा है तो किस अनुपात में है, यदि tan अल्फा 15/8, यानी कि ये 15 है तो ये 8 है। इस प्रकार से दे रखा आपको।
अब ये 15 है, ये 8 है, ये भुजा हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 15 का पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, दोनों को जोड़ो 9 आ जाएगा, 8 289, यानी कि 289 का अंडरूट करोगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, यानी कि ये भुजा 17 है। और 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है डोरी की, 102 दे रखी है, यानी कि 17 की वैल्यू आपको दे रखी है 102 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम कहेंगे ये आपकी 6 के बराबर हो जाएगी। पतंग की ऊंचाई पूछी गई है कितनी है, 15, तो 15 की कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 6 बराबर 90 हो जाएगी, यानी कि ये ऊंचाई कितनी हो गई है, 90। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4 हो गया है। सवाल नंबर 74, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16 दे रखा है, ये इतना दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है। देखो मान तो आप निकाल लोगे, मैं यहाँ पर इसके जो तीनों फॉर्मूले बनते हैं वो आपको बता रहा हूँ। क्या होता है, एक तो फॉर्मूला इसका क्या आता है, एक तो आता है कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये फिर आप करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है एक फॉर्मूला, तो ये होता है। दूसरा फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसका स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा 3xy माइनस 3yz माइनस 3zx, एक फॉर्मूला ये होता है। तीसरा फॉर्मूला बाहर हाफ करना है आपको, यहाँ पर एक्स वाई जेड करना है और यहाँ पर x माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले आपके पास। अब देख लो कौन कौन सी वैल्यू दी गई है, उस हिसाब से वो फॉर्मूला लगेगा। x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है और ये दे रखा है, तो जो ये दूसरा फॉर्मूला है हमारा ये लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो दो ही चीज़ें हैं, x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है और एक ये दे रखा है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। रखोगे आप, मान क्या आ जाएगा दूसरी में, मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, पहले 16 रख दिया हमने, फिर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 हो गए, फिर सब में से 3 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, यानी 3 इंटू 78 हो जाएगा, ये आ गया आपका। यहाँ से 16 आ गया, ये आपका 256 है, इसको करोगे 3 8 24, 21 और 2 23 हो जाएगा। घटाने पर कितना आएगा ये, यानी कि 16, यहाँ से 2 आएगा, ये भी आपका 2 आएगा और हाँ इतना आएगा 32 इंटू 11 और 11 को मल्टीप्लाई करना है तो 352, 352 ऑप्शन नंबर 1 आ गया है। 77 वह संख्या कौन सी है जिससे इसको विभाजित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाती है। तो देखो लास्ट में 7 है तो पहला ऑप्शन तो कट ही गया, यानी 45 से तो डिवाइड ही नहीं होगी ये, क्योंकि 5 यदि है तो यहाँ पर भी या तो 0 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए था इस संख्या के लास्ट में, लेकिन यहाँ पर 7 है, इसलिए ये 45 से तो डिविजिबल ही नहीं होगी। पहली चीज यहाँ पर आपकी कट गई, ठीक है ये चीज। अब देखो हमारे पास बाकी ऑप्शन क्या बचे हैं, एक आपका 57 बचा है, एक आपका 37 बचा है, एक आपका 47 बचा है। अब आपको इनसे या तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा या आप इसमें भाग देना स्टार्ट करो। अभाज्य संख्याओं का पहले 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि सम नहीं है, फिर 3 का भाग दे के देखोगे वो भी नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग, अंकों को सब सारों को जोड़ोगे आप तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ऐसी संख्या आएगी। फिर 5 से दोगे वो भी नहीं जाएगा, फिर आपको क्योंकि लास्ट में 0 या नहीं है, फिर आपको 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, फिर आप 11 से डिवाइड करोगे तो जब 11 का भाग दोगे तब इसके अंदर चला जाएगा। तो आपको पता चल चुका है कि इसमें 11 का भाग जा रहा है। अब पूर्ण घन बनाने के लिए अब फिर से 11 का भाग दोगे तो फिर जाएगा, फिर से दोगे, इस प्रकार से 3 बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा और लास्ट में 47 बचेगा। या तो ये तरीका है या आप इसमें 47 का भाग दोगे तो आपके पास 13 31 बचता है जो कि 11 का क्यूब होता है, इस प्रकार से। तो जब आप चौथा ऑप्शन से भाग दोगे इसके अंदर तो आपके पास
11, ये 13 31 बचेगा जो कि 11 का क्यूब है। तो किस संख्या से डिवाइड करने पर पूर्ण वर्ग बचा, पूर्ण घन प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर 4 से। या फिर आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, इस प्रकार आप डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो एक नंबर आएगा जिससे ये डिविजिबल हो जाएगा। तो उस नंबर से आपको 2 बार और डिवाइड करना है, क्योंकि पूर्ण घन की बात हुई है। तो जिस नंबर से डिवाइड हुआ है वो घन के रूप में होगा, तो 2 बार और डिवाइड करके देखो, उससे हो जाता है तो बचेगा जो वही संख्या हमारा ऑप्शन के अंदर होगी। तो यहाँ पर 47 आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको करना है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 80 की बात करें। यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 75 है, ठीक है, त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का न्यूनतम संभव मान बताना है। 3 कोण होते हैं, सबसे बड़ा दे दिया आपको, सबसे छोटा पूछा गया है, सबसे छोटा, एक क्या होगा इनके बीच में होगा तीसरा कोण। तो सबसे बड़ा 75 है, सबसे छोटा हमें बताना है, ठीक है, सबसे छोटा बताना है, तीसरा कोण का मान इनके बीच में होगा। तो इसका न्यूनतम संभव छोटा कोण बताना है, तो हम कैसे छोटे से छोटा निकाल सकते हैं? जो बचा हुआ कोण है उसको भी हम अधिकतम कर देते हैं। कितना कर सकते हैं? ये बचे हुए कोण को, जो तीसरा कोण है उसको भी हम सबसे बड़े कोण के मान के बराबर रख सकते हैं, तो जिससे क्या है, तीसरा कोण सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये आपके 75 और 75 हो गए हैं। बचा हुआ कोण है वो सबसे छोटा हो जाएगा। तीनों कोणों का योग होता है, इसको हम x मान लेते हैं। तो तीनों कोणों का योग, इस कोण को हम 75 से तो ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि सबसे बड़ा कोण 75 दे रखा है हमें। तो जो दूसरा कोण था हमने क्या किया, उसको अधिकतम कर दिया, जिससे कि ये कोण हमारा लास्ट वाला कोण न्यूनतम प्राप्त हो जाए। तो इनका मान हो जाता है, दोनों को जोड़ोगे तो 150 के बराबर हो जाएगा। तीनों कोणों का मान कितने के बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। तो ये कोण कितना आ जाएगा आपका? 30 आ जाएगा। तो न्यूनतम कोण कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यानी कि इसमें क्या करना था हमें, जो बचा हुआ कोण था जिसके बारे में बात नहीं की गई है उसको सबसे बड़े वाले कोण के बराबर कर दिया है, उसको अधिकतम कर दिया जितना कर सकते थे। तो जो सबसे छोटा कोण है उसका न्यूनतम मान हमें प्राप्त हो जाएगा जो कि 30 के बराबर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 83, हेमा ने अपने वेतन का 15% चैरिटेबल ट्रस्ट को दान देने का फैसला किया। दान के दिन उसका मन बदल गया और उसने 4500 रुपए दान दिया, जो कि उसके द्वारा पूर्व निर्धारित दान से 125% के बराबर था। हेमा का वेतन ज्ञात करना है। मान लिया कि हेमा का वेतन x था, उसने 15% इसका दान देने का फैसला किया। ये अब उसका मन बदल गया, उसने जो ये चैरिटेबल दान देने का फैसला किया था इसका 25% दान किया है, यानी कि इसका 125% निकाल दो आप, ये हो जाएगा जो कि कितने के बराबर है? इतने के बराबर। ये चीज दे रखी है। x का मान अब आप निकाल सकते हो 4500, ये 200 और उधर चले जाएंगे, नीचे कितना आएगा? एक तो आपका 15 आ जाएगा, एक आपका 125 आ जाएगा। तो ये 5 हो गया है, ये 4 बार इतना कट गया। अब देखो यहाँ पर 15 बचा है, 15 से यदि इसको काटते हो तो ये 300 बार चला जाएगा, और 5 से और यदि इसको काटते हो तो ये कितनी बार जाएगा? 60 बार चला जाएगा। तो 4 6, एक तो आ चुका आपका 24 और एक जीरो पीछे और 2 जीरो और है। तो ये आपकी राशि कितनी हो गई है? 24,000 रुपए राशि हो गई है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया आपका? ऑप्शन नंबर 3 आ गया। तो हेमा का वेतन कितना हो गया? 24,000 रुपए हो गया, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 100, लास्ट सवाल है आज का। 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि 4 खिलाड़ी उस टीम में शामिल हो जाते हैं तो टीम की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो टीम के नए सदस्यों की औसत आयु बतानी है। स्टार्टिंग में कितने खिलाड़ी थे? 11 खिलाड़ी थे। इनकी औसत आयु कितनी थी? 18 वर्ष थी। अब मैं देखो 4 खिलाड़ी बढ़ गए हैं तो इन 11 की औसत कितनी हो गई है? 2 अधिक हो गई है, यानी कि अब ये 20 वर्ष हो गई है इनकी औसत उम्र। साथ में जो 4 आए उनकी भी तो औसत उम्र 20 हो गई है, उनकी भी हम कहेंगे 20 हो चुकी है औसत उम्र। ठीक है, इन 4 की अलग लिख दी है, इन 11 की अलग लिख दी है। ऐसा क्यों किया मैंने, अभी आपको पता चल जाएगा। कितना बढ़ा है यहाँ पर? 2 वर्ष बढ़ गई है। किन के? इन 4 लोगों के आने पर प्रत्येक की 2-2 बढ़ गई है। तो 11 लोगों की टोटल कितनी बढ़ गई है? तो हम कहेंगे 11 × 2 टोटल 22 बढ़ गई है, 22 बढ़ गई है।
ये 22 किन के द्वारा बढ़ी है? ये जो 4 नए आए हैं उनकी वजह से ये 22 बढ़ा है। तो जो ये 22 बढ़ा है ये इनमें जोड़ दो आप 22 को। अब क्या करो, इन 4 में डिवाइड कर दो। तो 22 का, या तो आप क्या करो, 22 को क्या करो, प्रत्येक 22 आया है टोटल किन के द्वारा? इन 4 के द्वारा बढ़ा है। इन 4 का टोटल कितना हो जाएगा? प्रत्येक का 20-20 वर्ष है औसत, तो चारों का कितना हो जाएगा? कुल टोटल 80 हो जाएगा। और 80 प्लस यदि ये 22 और जोड़ दोगे तो इनका कितना हो जाएगा? ये 110 हो जाएगा। और ये 4 लोगों में वापस से डिवाइड करनी है क्योंकि औसत पूछा गया है 4 का। 4 में आप डिवाइड करते हो 55 और 55 का आधा करोगे। 4 में यदि आधा करते हो तो 55 आता है, और 55 का आधा देखो इतना ही आ रहा है क्या? नहीं, 110 नहीं आएगा। ये आपका आएगा 102 आएगा। 102 102 में भाग दोगे तो सबसे पहले आपका 51 आएगा, और 51 का आधा करोगे तो 25.5 आ जाएगा। ये आ चुका है आपका औसत इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर आज का अपना पेपर कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।